हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें कंटिन्यू करना है माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। माइक्रोस्कोप्स पार्ट 1 में आप देख सकते हैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन और जो भी रिलेटेड आप माइक्रोस्कोप्स के वर्ल्ड में आने के लिए जो कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज आपको चाहिए होती है वो मैं फर्स्ट पार्ट में आपके साथ कर चुकी हूँ। अब माइक्रोस्कोप्स 2 में मैं ये बता दूं आपको कि जो हमने माइक्रोस्कोप्स 1 एंड किया था वो हमने किया था टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स में लाइट माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको मैंने पूरा आपको समझाया था। अब टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में लाइट माइक्रोस्कोप्स में नंबर 2 होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये हमें अभी इस वाले लेक्चर में पूरा करना है। तो इसके मैं पूरे आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगी और उसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये स्लाइड है और इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक तो इसका कंस्ट्रक्शन और दूसरा इसका मैकेनिकल ऑपरेशन। तो कंस्ट्रक्शन में आप इस फिगर की तरफ देखें जहां माइक्रोस्कोप आपको दिखाई दे रहा है। बहुत जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन जब हम समझेंगे तब आपको लगेगा हाँ ये वाले पार्ट्स मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये डिटेल हमें अभी आपको बतानी है। तो पहले पार्ट पे आ जाइए, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप देखिए जो माइक्रोस्कोप है उसमें सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। नींव का पहले डिस्कस करेंगे कि आधार क्या है उसका और उस आधार पर फिर क्या क्या चीजें ऊपर की तरफ लगी हुई हैं। और ये जो ऊपर की तरफ सारी चीजें लगी हुई हैं इनका पूरा, इनके बैलेंस का, इनके खड़े रहने का दारोमदार किस पे होता है? आधार पे। तो ये जो आधार होता है ये एक भारी फुट के रूप में माइक्रोस्कोप पे लगा हुआ होता है और ये ऐसे ट्राइपॉड की तरह होता है जिसमें दो आर्म्स ये लंबी है, आगे की तरफ निकली हुई हैं, और जो पीछे की आर्म है वो थोड़ी छोटी है और ब्रॉड है। और उस ब्रॉड पार्ट पे पूरा जो ऊपर का पार्ट है माइक्रोस्कोप का वो बेस्ड है, वो उसके ऊपर फिक्स है। तो ये पहली चीज होगी फुट। अब फुट के ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है पिलर। तो अब ये फुट के ऊपर पिलर लगा हुआ होता है और ये जो पिलर है इसके ऊपर फिक्स होता है आर्म, जो कि सारी चीजों को पकड़े हुए रहता है। माइक्रोस्कोप में जो भी अपने को चीजें दिख रही है, इसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें दो स्टेजेस होते हैं। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में एक बड़ा स्टेज होता है जिसके ऊपर अपन रख के डायसेक्शन कर सकते हैं या माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें ये दो स्टेजेस हैं और स्टेज आपको दिख रहा होगा कि काफी छोटा है एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये 2 नंबर पे ये पिलर आता है और ये जो पिलर है इसमें पिलर में भी हम दो पार्ट्स बता सकते हैं। एक तो इसका इंक्लिनेशन जॉइंट है, दिख रहा होगा आपको, इंक्लिनेशन जॉइंट। ये स्क्रू की तरफ इन्होंने पॉइंट कर रखा है, एक स्क्रू जैसा लगा हुआ है और ये भी ढीला टाइट हो जाता है और इसको ढीला करके माइक्रोस्कोप को अपन इंक्लाइन कर सकते हैं कितने भी एंगल पे। जैसे समझ लीजिए ये टेबल पे रखा हुआ है और अपन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो इस इंक्लिनेशन पॉइंट को लूज करके हम उसको माइक्रोस्कोप को अपनी तरफ खींच लेंगे। पिलर मतलब आप फुट वहीं पे टेबल पे सेट रहेगा, लेकिन जो ऊपर का जो ये आर्म है ये अपनी तरफ टर्न हो जाएगा। ये एंगल एक बना के और फिर हम अपना आराम से आईपीस में आंख लगा के देख सकते हैं। तो ये एक इंक्लिनेशन पॉइंट है और दूसरा फिर इस इंक्लिनेशन पॉइंट से पिलर से जुड़ा हुआ है आर्म। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पिलर के पार्ट्स। अब तीसरा जो पार्ट है वो है तीसरा क्या, अब आगे जो भी पार्ट्स हैं वो सारे अपने आर्म से लगे हुए हैं। ठीक है, तो अपन नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। नीचे से सबसे नीचे इस पे लगा हुआ है रिफ्लेक्टिंग मिरर। रिफ्लेक्टिंग मिरर का वही काम है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में था, वो मैं वहां आपको समझा चुकी हूँ। अब इस रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर आप देखिए एक गोल सी चीज लगी हुई है, उसमें एक हैंडल लगा हुआ है और उस हैंडल को मार्क किया हुआ है आइरिस डायफ्राम। और ये जो आइरिस डायफ्राम है इसके ऊपर वाले पोर्शन पे लगा हुआ है कंडेंसर। अब ये भी एक लेंस है
माइक्रोस्कोप में ये तीसरा लेंस लगा हुआ है। 2 लेंस ऊपर होते हैं, एक आईपीस लेंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। और ये तीसरा लेंस है जो नीचे लगा हुआ है। ये लेंस क्या काम करता है, जो मिरर से लाइट आती है उसको ये फिल्टर करके और रिफ्लेक्ट करता है स्लाइड के ऊपर। तो बहुत ही रिफाइंड काइंड ऑफ लाइट उसमें जाती है, जिससे विजन बहुत ही अच्छा हो जाता है, बेटर देन एज कंपेयर टू इन सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये वजह होती है इसका लगा हुआ होना, आइरिस डायफ्राम। आइरिस डायफ्राम जो है वो जैसे अपनी आंख में आइरिस होती है ना, वो छोटी बड़ी हो जाती है लाइट कितनी आ रही है उसके बेसिस पे। तो ये अपन इस जो हैंडल लगा हुआ है इससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया सबसे नीचे का पार्ट। सबसे नीचे पार्ट था मिरर, और ये उससे ऊपर लगा हुआ है कंडेंसर और आइरिस डायफ्राम, और ये ठीक स्टेज के नीचे होता है। स्टेज पे अपन स्लाइड रखेंगे तो उसके ठीक नीचे होंगे, तभी लाइट स्लाइड के ऊपर डायरेक्ट आएगी। अब ऊपर चलते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है स्टेज। स्टेज का बिल्कुल वही काम है जो डाइसेक्टिंग में होता है, बस ये है कि डाइसेक्टिंग में आपका जो लेंस होता है और जो स्टेज का डिस्टेंस होता है वो काफ़ी होता है। जितना जितना जैसे जैसे लेंस का जो पावर है ना वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका जो विजन तभी क्लियर होगा जब उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में। तो अब ये क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर के लेंस भी यूज़ होते हैं, तो जो स्टेज और लेंस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ये डिसेक्शन के लिए इसलिए यूज़ नहीं हो पाता। वहाँ पे एक छोटा लेंस लगता है, इसलिए वो आराम से आप डिसेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो इसमें अगर हम डिसेक्शन नहीं कर सकते, हमको केवल स्लाइड रखनी है, तो स्टेज का साइज छोटा कर सकते हैं आप, छोटा इज कन्वीनियंट। तो ये एक छोटा सा स्टेज इस पे आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से क्लिप लगी हुई है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में लगी हुई थी, और इन क्लिप्स का काम केवल क्या है, स्लाइड को अपनी जगह पर होल्ड करना। अगर स्लाइड हिलती रहेगी तो अपन किसी एक पार्ट पे फोकस नहीं करेंगे, तो हम अपन बिल्कुल ढंग से उसको ऑब्जर्व और स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लिप्स उसमें हेल्प करती है। अब और ऊपर चले तो आपको दिखाई दे रही होगी लेबलिंग। तो आपको जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस दिख रही है पहले, फिर नोज पीस दिख रही है नीचे से ऊपर जाने पे, फिर बॉडी ट्यूब दिख रही है और फिर ड्रॉ ट्यूब दिख रही है। एक्चुअली ये जो पूरा यूनिट है इसको हम बोलते हैं बॉडी ट्यूब। ठीक है, अब ये जो बॉडी ट्यूब है इसके अब अलग अलग पार्ट्स हैं। नीचे का पार्ट है जो कहलाता है नोज पीस, और ऊपर का पार्ट है जो कहलाता है आई पीस। ठीक है, और जो नोज पीस है इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, करीब 4-5 सेक्शंस होते हैं, उनमें स्क्रूज लगे हुए होते हैं। वहां पे आप अलग अलग तरह के लेंस फिट कर सकते हैं। और ये जो लेंस होते हैं लो पावर का, हाई पावर का, इस तरह से अलग अलग पावर के लेंस होते हैं, जैसे 4x होता है, 10x होता है, 100x होता है। तो ये जो पावर जो भी आपको यूज करनी है, मतलब मैग्निफिकेशन, ये देखिए अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा ही मैग्नीफाई करके आप आराम से उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो फिर हाई पावर क्यों करी जाए। तो इसलिए कई बार 4x के लेंस से ही काम चल जाता है। जैसे जेम्यूल्स वगैरह हम देखते हैं तो वो बहुत छोटे नहीं होते हैं, बस उनका डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है। तो आप आराम से छोटे वाले मैग्निफिकेशन में भी काम चला सकते हैं, जैसे 4x है। और फिर अगर और माइन्यूट है, जैसे आपको सेल्स देखना है तो सेल्स आराम से आपको 10x पे दिखाई दे जाएंगे। और फिर अगर आप उसका न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं और उसके ऑर्गेनल्स देखना चाहते हैं तो वो तो और भी छोटे हैं, तो फिर हो सकता है अपने को थोड़ा हाई पावर पे जाना पड़े। तो ये जो नोज पीस होता है ये ऐसे गोल सा पीस होता है, और ये आराम से ये स्लाइड हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो जब रोटेट करते हैं तो अपन एक जैसे 4x लगा हुआ है, अगर वो लगा हुआ है तो रोटेट करके हम उसमें 10x को ला सकते हैं लाइन में, आई पीस और उसके लाइन में, आई पीस और कंडेंसर की लाइन में। और जो बाकी जो लेंस होते हैं वो साइड में हो जाते हैं, तो वो आपके बीच में भी नहीं आते, हिंडर भी नहीं करते। और इस तरह से हम अलग अलग तरह के पावर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये नोज पीस जो होता है मैंने बताया था आपको बॉडी ट्यूब के नीचे लगा हुआ होता है, और बॉडी ट्यूब के ऊपर की तरफ जहाँ आई पीस लेंस लगा हुआ है। अब आई पीस जो लेंस है ना उसको हम आराम वो फिक्स नहीं होता है,
वो स्लाइड हो जाता है। आप उसमें स्लाइड करो अंदर और देख लो, और फिर रिमूव भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी फिर आप चाहो तो उसमें पावर चेंज करके लेंस लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे अपन पावर चेंज करते हैं, अगर हाई करते जाते हैं तो वो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करता जाता है, नीचे वाला जो लेंस लगा है उससे मल्टीप्लाई होती जाती है उसकी पावर। तो इस तरह से अपन काफ़ी इसमें वेरिएशन करके जितना अपने को मैग्निफिकेशन चाहिए अप्रोप्रिएट, जब अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कई बार कम मैग्निफिकेशन पे चीज़ क्लियर होती है। जैसे अगर अब हमको जेम्यूल है, उसका आउटर स्ट्रक्चर हमें देखना है, तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देंगे तो बच्चे समझेंगे ही नहीं कि मतलब आप लोग ये समझोगे नहीं कि भाई ये स्ट्रक्चर, हम जैसे स्ट्रक्चर देखने हैं आपको तो इतना मैग्नीफिकेशन काफ़ी है कि उसके जैसे जेम्यूल 2 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स लगे हुए हैं वो आपको नजर आ जाए कि देखो इसमें इस तरह से हैं और दूसरे वाले में इस तरह से। तो इसमें 2 तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं ना, एक तो बायरेड रेडिएट ट्राई रेडिएट वगैरह लगे हुए होते हैं ये उसके ऊपर जेम्यूल के ऊपर, और एक पे हॉर्स शेप होता है। ये आपने डायग्राम देखा होगा, नहीं देखा तो अभी आप रेफर करके देख लें कि उसमें ऐसे डिफरेंस होता है। तो वो आप लो पावर पे ही आपको अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जितने जो मैग्निफिकेशन अप्रोप्रिएट है वो हम काम में लेके और चीज़ को क्लियरली ऑब्जर्व और स्टडी कर सकें। ठीक है, तो ये जो ऊपर आईपीस लेंस लगा हुआ है जिस ट्यूब में, जैसे मैंने कहा था ना ऐसी ट्यूब बनी हुई है जिसमें आप आराम से लेंस को डाल दें, स्लाइड कर दें और देख लें, और नहीं चाहिए तो उसको निकाल के दूसरा लेंस लगा दें। ये वाली ट्यूब जिसमें अपन इस आईपीस लेंस को इंसर्ट करते हैं वो कहलाती है ड्रॉ ट्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी के लेबलिंग आपकी कवर हो गई। 2 बची हैं केवल। एक है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, आईपीस लेंस के नीचे देखिए वहां लिखा हुआ है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, और ये गलती से इसमें लेबलिंग की लाइन छूट गई है। ये जो 2 स्क्रू आपको दिखाई दे रहे हैं आर्म के ऊपर पार्ट पे, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा वाला कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है और छोटा वाला फाइन एडजस्टमेंट नॉब है। इसकी दोनों की लेबलिंग की लाइन प्रिंट होना रह गई, तो ये इस प्रकार से। अब जैसा इनका नाम दिखा रहा है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, कोर्स एडजस्टमेंट, कोर्स मीन्स मोटा मोटा, फाइन मीन्स बहुत छोटा, फाइन। ठीक है, तो अब ये जो कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट है, ये नॉब्स यूज होते हैं जो बॉडी ट्यूब है उसको ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, तो जब अगर अपन जैसे स्लाइड लगा रहे हैं, बहुत कम स्पेस अगर होगी तो स्लाइड लगाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको ट्यूब को आप ऊपर करो, नॉब से घुमा के इस ट्यूब को ऊपर कर लो। आपको जो लेंस चाहिए वो लाइन में ले आओ, रोटेट करके नोज पीस को, और फिर उसको स्लाइड फिक्स करके उसके ऊपर आप उसको फोकस कर दो, जो भी पार्ट आपको एनलार्ज करना है उसके ऊपर फोकस कर दो। तो इस तरह से ये कोर्स जो एडजस्टमेंट नॉब है ये ट्यूब को ऊपर नीचे करने में काम आता है, और जैसा इसका नाम है ये थोड़ा इसका मूवमेंट फास्ट होता है। जैसे स्क्रू को आपने थोड़ा सा ही घुमाया तो काफी मात्रा तक ट्यूब नीचे चली गई, उल्टा घुमाया तो ऊपर चली गई। अब अगर हमको बहुत फाइन लेंस, बड़े फाइन मतलब बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन का लेंस यूज़ करना है, जैसे अगर अपन हम 40x यूज़ कर रहे हैं, नीचे नोज पीस पे हमने 40x वाला लेंस एडजस्ट कर लिया देखने के लिए, तो हम पहले क्या करेंगे कि उसको कोर्स एडजस्टमेंट को घुमाएंगे हम और स्लाइड के पास ले आएंगे जब तक कि वो अपने को लाल लाल धब्बा दिखाई देने लग जाएगा, मतलब जो स्टेन करते हैं ना अपन स्लाइड को, वो अपने को नजर आने लग जाएगा। अब जब ये बहुत, अब 40x जब अपन फोकस करते हैं तो ये काफी स्लाइड के पास आ जाता है नीचे की तरफ, मतलब स्लाइड से काफी डिस्टेंस पास चला जाता है स्लाइड में, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसमें बहुत कम डिस्टेंस रह जाता है। अब इस स्टेज पे यदि हम कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को हिलाते रहे तो हो सकता है कि अपनी स्लाइड टूट जाए, क्योंकि कोर्स एडजस्टमेंट बहुत तेज मूव करता है, और जब हम हाई पावर लगाते हैं तो बहुत कम डिस्टेंस पे अपने को पता नहीं चलता और वो स्लाइड ब्रेक हो सकती है। तो कोर्स एडजस्टमेंट पे जब अपने को स्लाइड जो अपना ऑब्जेक्टिव है, जो अपना ऑब्जेक्ट अपन बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा नजर आ जाए तो कोर्स एडजस्टमेंट को छोड़ के हमें फाइन एडजस्टमेंट के नॉब को मूव करना होता है। और ये जो फाइन एडजस्टमेंट है ये बहुत धीरे धीरे ट्यूब को नीचे मूव करता है, जिससे अपने को बिल्कुल राइट स्टेज भी मिल जाती है। राइट स्टेज मतलब जहाँ पे बिल्कुल क्लियर है टिश्यू, जो चीज़ें हमें देखनी है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है हमें, और फिर उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं फोकस करके।
तो ये डिफरेंस है कोर्स एडजस्टमेंट में और फाइन एडजस्टमेंट में। और हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि कोर्स एडजस्टमेंट हमको लो पावर में इस्तेमाल करना चाहिए और फाइन एडजस्टमेंट हमें हाई पावर में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन भी, और एक तरह से मैंने आपको मैकेनिकल ऑपरेशन भी साथ के साथ बता दिया है। लेकिन अब मैकेनिकल ऑपरेशन में चलिए आप एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम कि इसका मैकेनिकल ऑपरेशन हमें किस प्रकार करना है। मैकेनिकल ऑपरेशन समझने से पहले आप ये लेफ्ट वाला पिक्चर देखें जो मैकेनिकल ऑपरेशन के ठीक नीचे बना है। इसमें एक आई बनी हुई है ऊपर और लेंस बने हुए हैं 3 स्टेज पे और एक स्पेसिमेन लिखा हुआ है। और ये करीब करीब मैंने कोशिश की है कि ये जो माइक्रोस्कोप है उसके बिल्कुल पैरेलल मैंने ये डायग्राम लगाया है इस हिसाब से कि जो स्पेसिमेन है वो तो स्टेज की लेवल पे है, तो जो स्टेज है उसके ऊपर स्लाइड है और स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन है। समझ गए आप? तो ये वो लेवल है। अब इस लेवल के नीचे आप देखिए एक तो कंडेंस लेंस लगा हुआ है और उसके नीचे लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स क्या है? रिफ्लेक्टिंग मिरर। और कंडेंस लेंस क्या है? ये आइरिस डायफ्राम और कंडेंसर जो लगा हुआ है। और स्पेसिमेन क्या है? ये स्टेज की लेवल है जिसपे वो स्लाइड है और स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन है। और फिर जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में देखिए आप, वही है जो कि बॉडी ट्यूब के नोज पीस पे लगा हुआ है नीचे। और फिर जो ऊपर आई पीस है वो आई पीस लेंस जो सबसे ऊपर है जो ड्रॉ ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर रखा है वो है आई पीस लेंस। और इसमें क्या होता है कि जो नीचे से कंडेंस लेंस से लाइट आती है वो स्पेसिमेन के थ्रू गुजरती है, स्पेसिमेन के थ्रू गुजर के वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लेवल पे एक इमेज बनाती है और फिर आई पीस उस इमेज को भी और ज्यादा एनलार्ज कर देता है लेंस। तो इस तरह से ये जो मैग्निफिकेशन वो मल्टीप्लाई हो जाता है और इसीलिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत छोटी चीज़ों को आप बहुत आराम से क्लियर देख सकते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप में शायद पॉसिबल नहीं होगा। शायद क्या उसमें पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लेंस है। तो जैसे 4x है तो 4 टाइम्स आपको दिखाई देगी इमेज, 10x है तो 10 टाइम्स दिखाई देगी और शायद उससे बड़ा पीस उसमें काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये मैकेनिकल ऑपरेशन मीन्स आप अपनी स्लाइड तैयार करें, स्लाइड तैयार करके स्टेज पे रखें, फिर कोर्स एडजस्टमेंट नोज पीस पे आप अपना डिजायर्ड लेंस सेट करें, फिर उसको कोर्स एडजस्टमेंट से स्लाइड के पास लाएं और फिर फाइन एडजस्टमेंट से उसको इमेज को बिल्कुल क्लियर करके ऑब्जर्व करें। ठीक है, इंक्लिनेशन का मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरह से काम करता है। ये मिरर आपको सेटिंग मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में बता दी थी। आइरिस डायफ्राम का जरूर है कि आप इसका जो नॉब है ये ऐसे गोल हॉरिजॉन्टल घूमता है ये, और उससे जो आइरिस उसका जो ओपनिंग है वो कंट्रोल होती है, तो उसमें जितनी डिजायर्ड लाइट चाहिए होती है वो अपन इसको घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा। तो इस तरह से ये इसका मैकेनिकल ऑपरेशन होता है। तो ये तो हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आ जाइए, मैंने पहले बताया था आपको कि प्रिकॉशंस कुछ आपको लेने होते हैं और ये जो प्रिकॉशंस हैं ये सेम है दोनों के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों के लिए ये सेम है। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं ये क्या क्या हैं आपकी, कि सबसे पहले एक तो आप जब भी इसको इस्तेमाल करें, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने से पहले आप इसको निकालेंगे कवर में से। यानी एक प्रिकॉशन ये है कि जब भी ये माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं हो तो इसको अच्छे से साफ करके कवर करके रखना होता है, क्योंकि अगर इस पर डस्ट जमेगी और उसको फिर अपन रगड़ रगड़ के साफ करेंगे तो एब्रेशंस हो सकते हैं और उससे जो स्टेज पे जैसे मार्क बन गए तो फिर लाइट जब उसमें से पास होगी तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, तो उस हिसाब से इमेज हो सकता है अपने को क्लियर नज़र ना आए। तो सबसे पहले तो सफाई में सभी कुछ आता है कि आप जो स्टेज पे स्लाइड रखते हैं वो भी साफ करके रखें। अगर उस पर कुछ डीपीएक्स वगैरह लगा हुआ है स्टेज पे आप उसको रखते हैं तो स्टेज खराब हो जाएगा, स्टेज पे चिपक जाएगी वो, फिर जब उसको साफ करेंगे तो फिर वही एब्रेशंस आएंगे। तो इस तरह से पूरा जो आई पीसेस वगैरह हैं जब यूज हो रहे हैं ठीक है, जब नहीं यूज हो रहे हैं तो उनको खोल के डब्बे में बंद करके रखें जिससे डस्ट से वो खराब ना हो। तो मेन चीज तो ये है सफाई की कि भाई ये जो भी चीजें अपन इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा माइक्रोस्कोप एज अ होल, उसमें लेंसेज, उसमें स्लाइड्स, ये सब आपको साफ रखने हैं और जब वो यूज में ना हो तो अच्छे से ढक के डब्बों में बंद करके रखने हैं। ठीक है, अगर
अपन इन डब्बों वगैरह में रख रहे हैं, साफ है, लेकिन जब भी अपन उसको निकालेंगे तो थोड़ा बहुत तो अपने को उसको साफ करना होता है। तो जो साफ करने वाला कपड़ा है वो एकदम साफ इस्तेमाल करें। ये नहीं कि गंदा कपड़ा है उसको हम रगड़े जा रहे हैं तो उस पर जो डर्ट है वो भी उसमें निशान बना देगी तो लेंसों में। और ये बहुत डेलिकेट होते हैं, इनमें जरा बहुत अपने को दिखाई भी नहीं देगा, और वो जब लेंस में लाइट वगैरह पास होगी तो वो बिल्कुल भी अपने को क्लियर इमेज नहीं दिखाएगी, उसमें वो सारे क्रैक्स वगैरह हैं वो इंटरफेयर होंगे, लाइंस और क्रैक्स जो भी बन जाते हैं। तो इसलिए जो सफाई है पहले तो साफ रखना है, और अगर इसको साफ करना है तो बिल्कुल क्लियर मसलिन क्लॉथ से, सॉफ्ट क्लॉथ से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लॉथ से इसको सफाई करनी है। जो नोज पीस है उसकी जो लेंस है उनको बार बार निकालना नहीं चाहिए। मतलब उसमें अगर वो फिक्स है, बार बार अपन निकालेंगे तो चूड़ियाँ ढीली हो जाएंगी, तो सेट नहीं होंगे ढंग से, तो उनको बार बार निकालना नहीं चाहिए। एक बार आपने फिक्स कर दिया तो लंबे समय तक आराम से उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये आइरिस डायफ्राम है इसके साथ हमें कुश्ती नहीं लड़नी है, इसको हमको बहुत सॉफ्टली यूज करना है। जो नॉब जैसे आइरिस डायफ्राम को अगर जब अपन हॉरिजॉन्टली अगर अपने को घुमाना है तो बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे, झटकों से उसको घुमा के यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक प्रिकॉशन हो गया। माइक्रोस्कोप्स को हमेशा मॉइस्चर से दूर रखना है। जो नमी होती है ना जो हवा में, उससे हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए क्या करेंगे, जो इसका कवर होगा वो आप वाटरप्रूफ जो होता है ना, प्लास्टिक का जैसे होता है, अगर आप जैसे सपोज कपड़े से ढक देते हैं तो उसमें से तो नमी अंदर चली जाएगी और वो डेफिनेटली इसको डैमेज, मतलब पार्ट्स को इसके डैमेज कर सकती है। जो स्टेज है उसके ऊपर हमेशा क्लिप्स लगा के रखनी चाहिए। मतलब अगर आप क्लिप्स नहीं लगाओगे तो बार बार स्लाइड इधर उधर मूव हो जाएगी और फिर वो विजन जो अपना पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। और जैसे मैंने एडजस्टमेंट का आपको बताया था कि जब अपन ये हाई पावर का जब लेंस यूज करते हैं 40x 100x का, तब हमें कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को नहीं छेड़ना चाहिए, हमें केवल फाइन एडजस्टमेंट के नॉब को ही यूज करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स। और अच्छा एक और बात, जब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आईपीस लेंस से हम देखते हैं ना, आंख लगा के देखते हैं, तो एक ही आंख लगेगी, इसमें दोनों आंख तो लगेगी नहीं। तो एक आंख जब लगती है और उससे हम देखते हैं तो दूसरी आंख को भी हमें खुला रखना है। ये आदत डालनी है। थोड़ा सा शुरू में अटपटा लगता है, लेकिन फिर आराम से आप जब कोशिश करेंगे तो आराम से। और फिर जो ये माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने का तरीका है, अब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको तो थोड़ी देर आपने स्लाइड बनाई, थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, 5 मिनट 7 मिनट, इससे ज़्यादा क्या, तो ये तो उस समय तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं, हम हज़ारों स्लाइडें बनाते हैं और हमको सब सारी ऑब्जर्व करनी होती है, तो उसमें फिर हमको घंटों माइक्रोस्कोप पे काम करना होता है, और उस समय फिर हम बहुत फटीग्ड हो जाते हैं। और अगर हम एक आंख को बंद करते हैं तो हमारी थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, और अगर हम दोनों आंखों को खुली रखते हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है और काफ़ी देर तक हम काम कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हो गए जो हमें दोनों ही माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करने हैं। जो भी प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो दोनों माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करने हैं, फाइन एडजस्टमेंट वाले को छोड़ के। वो फाइन एडजस्टमेंट क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में होता ही नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया आपके माइक्रोस्कोप्स। अब माइक्रोस्कोप्स कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल सीक्वेंस में हम करेंगे माइक्रोस्लाइड प्रिपरेशन का तरीका। आप जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें हम स्लाइड रखेंगे, स्लाइड रखेंगे, स्लाइड रखेंगे, तो भाई सवाल ये उठता है कि ये स्लाइड कैसे बनती है। तो ये जो स्लाइड बनाने का तरीका है ये होगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर। ये प्रैक्टिकल में ही आता है, अभी मैं प्रैक्टिकल ही परस्यू कर रही हूँ आपका, क्योंकि जो एक लिमिटेड कोर्स 1 महीने का था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था थ्योरी का। तो अब ये 2-3 मैं प्रैक्टिकल का ये ले रही हूँ टॉपिक्स, और फिर हम प्रोसीड करेंगे वापस थ्योरी से। तो ये हो गया कंप्लीट। सो यू लुक फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी माय मेथड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन, सूक्ष्मदर्शी रचनाएं बनाने की सामान्य विधियां। थैंक यू फ्रेंड्स।